नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। लेकिन ताल ठोक के में आज कोई जुबानी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि एक आज असली टक्कर हमारी होने जा रही है तूफान से। वही तूफान जिसे बिपरजॉय नाम दिया गया है। बिपरजॉय तूफान जो पूरी स्पीड से भारत की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान है कि शाम 6 से रात 8 बजे के बीच गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। इन दोनों इलाकों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की यह टक्कर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। इससे समुद्र में 2 से 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि ये भी कहना है मौसम विभाग का कि तूफान की लोकेशन और स्पीड भी शिफ्ट हो रही है। तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आएगी। कई जगह तूफान से पहले की खामोशी टूट चुकी है। तेज हवा चल रही है। गुजरात के हर एक तट पर हर खतरे वाले इलाके में जी न्यूज की टीमें मौजूद हैं। हम सारे रिपोर्टर्स के पास आपको ले चलेंगे, उनके जरिए सीधी तस्वीर दिखाएंगे, मौसम का हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस तूफान से टकराने की तैयारी का डेटा भी दे दे। तैयारी कई दिन पहले शुरू हो गई थी। गुजरात के 8 जिलों में कोस्टल एरिया से 1 लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। कच्छ में समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर तक गांव खाली करा लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम हर इलाके में तैनात है। इमरजेंसी के लिए तीनों सेनाओं को स्टैंड बाय पे रखा गया है। कई बंदरगाह पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। वहां से कर्मचारी भी हटा लिए गए हैं। उड़ानों को लेकर भी एहतियात बरती गई है। अब तक 76 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 2 दिन के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद है। सड़कों से बड़े होर्डिंग्स तक हटा लिए गए हैं और कहीं हवा से उखड़कर वे लोगों पर न गिर जाए, इसके लिए पूरी एहतियात बरती गई है। सड़क, बिजली, टेलीफोन को लेकर किसी तरह की अफरा तफरी न मचे, इसके लिए टीम तैयार रखी गई है। देश के 7 साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लहरों का जोर है तो उसमें लड़ाई भी पुरजोर है। पूरा हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तूफान और उससे निपटने की तैयारी का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। चक्रवात अब अपनी तेज गति से है। यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल है, यहाँ से रिपोर्ट दिखा पाना मुश्किल है। लेकिन जी मीडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते सावधानी बरतते हुए हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लगातार तेज रफ्तार हवाएं, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है 174 के किनारे। ये अब समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेजी से आक्रामक हो रही हैं। ये जो तस्वीर है ये द्वारका चौपाटी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज लहरें टकराने के बाद स्थिति निर्माण हो रही है। जैसा लगातार कह रहा हूं, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हमारी टीमें स्टैंड बाई अलर्ट है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। घाट को पहले से ही खाली कराया गया है ताकि कोई भी वहां मौजूद ना रहे। लोगों की मौजूदगी उनके लिए खतरा होगी। जो आसपास का इलाका है उसमें लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आदमी फंसा ना हो, कोई आदमी ऐसा ना हो जो निचले इलाकों में रह गया हो। तो एक एक करके हम आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं वो है हमारे सहयोगी अश्विन पांडे, और सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ेंगे। द्वारका गुजरात के तट से अश्विन पांडे हमारे साथ हैं। हवाओं का रफ्तार आप देख सकते हैं, अश्विन की स्थिति आप देख सकते हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों से 15 किलोमीटर तक सागर तट को खाली करा लिया गया है। अश्विन, क्या अपडेट दे पाएंगे? संभल कर, थोड़ा संभल कर अश्विन। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तूफानी हवा चल रही है और मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है जहाँ से लगातार ये हवाएं इस तरफ बढ़ रही हैं, यही वजह है कि यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के पीछे ये है कि लोग घरों से अपने बाहर न निकले। और मैं आपको एक तस्वीर यहाँ दिखाता हूँ। ऊपर देखिए कैसे एक पेड़ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है। ये पेड़ किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। आधा
हुआ है तूफानी हवाओं की वजह से ये पेड़ आधा टूटकर लटका हुआ है। और आपको बता दें कि जैसे ही अगर ये पेड़ टूटता है तो नीचे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसफार्मर है वो उसकी जद में आएगा और बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त जी न्यूज देख रही हो, एनडीआरएफ के कोई अधिकारी जी न्यूज देख रहे हो, तो लॉर्ड्स होटल है, मैं आपको तस्वीर दिखा दें, इस लॉर्ड्स होटल के पास मौजूद है ये पेड़ जो टूटने की कगार पर है। और ये पेड़ अगर टूटता है तो अब देखिए ये वायर जो गए हुए हैं, जो केबल गया हुआ है, ये पूरी तरह से इसकी जद में आएगा और बिजली सप्लाई पूरी तरह से कम होगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो यहीं पर मौजूद है। और ट्रांसफार्मर का रेलिंग बचकर देखिए वो किस हद तक, जी बिल्कुल, मैं आपको ट्रांसफार्मर की एक रेलिंग दिखाता हूँ जिस तरह से टूट गई है। वहाँ पे सनी आप इस तरफ दिखाइए, अपने आप को संभालते हुए सनी आगे बताइए, आप आगे बताइए, बोलिए बच के थोड़ा, आप आगे बताइए। जी बिल्कुल, सनी आप पीछे रहिएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप वहाँ रहिएगा। देखिए ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग अच्छा अश्विन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे आगे ना जाए। हमको तस्वीरों में ट्रांसफार्मर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है और जो पेड़ गिर रहा है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे आगे ना जाए अश्विन। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। कैमरामैन से दिखाइए। गरज रहे हैं और जिस तरह से तूफानी, जी बिल्कुल, और जिस तरह से तूफानी हवा चल रही है, करीब 130-140 की स्पीड है। और ये तब है जब साइक्लोन अभी तक हिट नहीं किया है, और जैसे ही साइक्लोन हिट करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं दीपक जी कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। सनी रुकिए भाई रुकिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति होगी। जैसे हम इस जोन में जाते हैं हवा बहुत तेज हो जाती है। और मैं आपको समंदर की तरफ तस्वीर दिखाता हूँ, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहां पर जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है, क्योंकि समंदर पर लहरें बहुत तेज उठ रही हैं और लगातार जो पानी का बौछार है, जो पानी का थपेड़ा है, वो हमारे चेहरे पर महसूस हो रहा है। सुई की चुभन जैसी स्थिति हो रही है। देखिए बादल का लगातार गरज रहे हैं और ये पेड़ किसी भी वक्त टूटने की स्थिति में है। ऐसे में ये खतरनाक होगा। हम एनडीआरएफ, अगर जी न्यूज इस वक्त एनडीआरएफ के अधिकारी देख रहे हो तो वो तत्काल यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ यहाँ से निकलता है तो बगल में जो घर है वो उसकी जद में आएगा। इसके अलावा वो घर आप देख सकते हैं, वो घर भी इसकी जद में आएगा, ट्रांसफार्मर इसकी जद में आएगा, इससे बिजली सप्लाई कम होगी, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब यहाँ पे जो तस्वीरें देख सकते हैं, जो पानी की बौछार इतनी रफ्तार से जा रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि यहाँ पर किस तरह की मुश्किलें हैं। पूरे द्वारका में रेड अलर्ट है, पूरे द्वारका के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। ऐसे करीब 2500 लोग हैं जिन्हें सरकारी शेल्टर हाउस में रखा गया है, करीब 2500 ऐसे हैं जिन्हें उनके रिश्तेदारों के घर पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ बीएसएफ की टीम तैनात है। ये स्थिति लगभग पूरे जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पर है। और जैसे ही साइक्लोन हिट करेगा उसका जो सबसे ज्यादा असर है वो द्वारका में दिखाई देगा। और ये साइक्लोन हिट करने के बाद की जो तस्वीर है, वो साइक्लोन हिट करने के बाद की एक तरह से वानगी बता रही है कि जब साइक्लोन हिट होगा तो उस वक्त क्या स्थिति होगी, क्या मंजर होगा। दीपक जी, लगातार हमने इससे पहले भी कई ऐसे तूफान कवर किए हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है साइक्लोन है, बहुत बड़ा तूफान है जो इस तरह से अच्छा अश्विन, सौराष्ट्र का जो साइक्लोन उत्तरी गुजरात में आता है, तो कच्छ में आता है, वहाँ इफेक्ट कर रहा है। जी अश्विन, मैं आपके और आपके कैमरामैन की दाद देता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या होंगी, क्योंकि 1999 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा से मैंने भी कवर किया था, मैंने भी कुछ इस तरह के हालात वहाँ पर देखे थे। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, एज ए होल लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही एहतियात के लिए क्या कदम उठा लिए गए थे इस पूरे इलाके में? जी देखिए, एहतियाती तौर पर पिछले 4 दिनों से सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 12 तारीख से जो गोमती घाट है द्वारकाधीश मंदिर का, वहां पर दुकानें बंद कर दी गई, वहां पे जो बोट चलती थी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद द्वारकाधीश का जो मंदिर से थोड़ी दूर पे जो द्वारका चौपाटी है वहां पर दुकानें बंद कराई गई, लोगों को यहाँ से दुकान नहीं खोलने के लिए हिदायत दी गई। चौपाटी के आसपास पूरी तरह से लोगों को आने के लिए मनाही कर दी गई। 14 और 15 तारीख को लोगों को बिल्कुल यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा गया था और लगातार पुलिस गश्त लगा रही थी। जैसा मैंने बताया कि करीब 5000 लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। करीब 2500 ऐसे लोग थे जिन्हें गवर्नमेंट शेल्टर हाउस में रखा गया। करीब 2500
ऐसे जिन्हें जो है उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। तो ये तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे और हम कह सकते हैं कि यही वजह है कि तूफान जो है दस्तक देने वाला है। उसकी दस्तक देने के पहले की जो तस्वीर है वो अब हम देख पा रहे हैं। आप सोचिए जब तूफान दस्तक देगा तो क्या स्थिति होगी, और ये नुकसान इसमें बहुत कम होने की संभावना है क्योंकि तैयारियां पहले से की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार सारे जिला के अधिकारियों से जो अफेक्टेड जिले हैं उनसे संपर्क रखा गया है। मुख्यमंत्री लगातार 1 से 1.5 घंटे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारका जिले में मौजूद हैं। तैयारियां पूरी हैं। सेंट्रल एजेंसियां, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, बीएसएफ हो या फिर जो अलग फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ हो, ये सभी मौके पर अलग अलग जगहों पर लोगों की मदद कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। तो ये जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक पहले ही की जा चुकी थी, क्योंकि हमने देखा था कि ताउते तूफान के दौरान कैसे हमने बहुत सी जिंदगियां खो दी, कैसे ताउते तूफान में जो बारिश था वो समंदर में समा गया और नतीजा हुआ कि 50 से 60 लोगों की मौत पिछले साल हुई थी। ऐसा स्थिति अब ना हो, ऐसी कोई गड़बड़ी इस वक्त ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए जो हवा चल रही है, साथ में जो पानी है, वो आपको इसकी वानगी बताएगा दीपक जी कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह से। देखिए तूफानी हवा है, ऐसे में थोड़ा सा भी रिस्क देना। देखिए यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, इस तरफ से आने वाली हवाएं इस तरफ जो हवाएं जा रही हैं, तो बिल्कुल इस बात की तस्दीक करती है कि तूफान कितना खतरनाक है और इस खतरनाक तूफान में आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। यही वजह है कि हम घर के बाहर हैं, आप घर के अंदर रहिए, क्योंकि इसकी जो स्थिति है, इसकी जो परेशानी है, इसकी जो मुश्किलें हो सकती हैं, वो आप जी मीडिया, जी न्यूज पर आ रही तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन के साथ साथ जी मीडिया भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप समंदर के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और वो पूरी तैयारी जो अभी तक सरकार की तरफ से की गई है, हम कह सकते हैं कि काफी हद तक उसका फायदा भी है। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि जी न्यूज इस वक्त जो एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ या फिर जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो वो केयरफुल अश्विन, केयरफुल। वो बिल्कुल जो है इस जगह पर आए और यहाँ पर इस पेड़ को हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही जो ट्रांसफार्मर है जो इसकी जद में आ सकता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जी दीपक जी। अश्विन एक बात मैं और समझना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से तैयारियां कर ली गई, एहतियात बरती गई, इसका कितना फायदा दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, इसका पूरा फायदा दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि जिन लोगों को आने के लिए मनाही की गई, जो ट्रेनें बंद की गई दीपक जी, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि 70 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया जो इस तरफ आ रहे थे। उन ट्रेनों को रद्द करने का जो फायदा हुआ वो ये कि जो श्रद्धालु थे वो यहाँ नहीं पहुँचे और जिसकी वजह से मंदिर के पास भीड़ नहीं हुई। और श्रद्धालु जब पहुँचते हैं तो वो चौपाटी पर जाने की कोशिश करते हैं, गोमती नदी का जो तट है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। कल जब हम गोमती नदी के तट से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर तूफान जब आ रहा था और तो उसकी समुद्र की लहरें उठ रही थी, तो वो कितनी खतरनाक थी। देखिए पानी की जो बौछार है उससे आप हवा की जो स्पीड है वो आप समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो आप महसूस कर सकते हैं। वो आप बिल्कुल जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ खड़ा रहना भी इस वक्त बिल्कुल मुश्किल है। और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हम इस वक्त इस तूफान में जो तूफानी बारिश है, जो तूफानी हवा है, इसमें अगर हम खड़े होकर आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो सिर्फ इसलिए कि आप दूर रहें। आप अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां, जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो सब कुछ बंद रखें, क्योंकि तेज हवा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कुछ देर पहले यहाँ पर जो होटल है, इसके जो बल्ब लगी हुई थी, वो तूफानी हवा में वो बल्ब पूरी तरह से टूट गई। और यही कारण है कि हम लगातार अश्विन कोई जगह है जहाँ पर आप बैठ जाएं, कोई जगह आप बैठ जाएं और हमसे बात करते रहें।
आप देखिए कोई जगह ऐसी ढूंढिए जहां पर आप बैठ जाएं ताकि ये जो प्रेशर है, जो करंट है, वो आपको थोड़ा कम लगे। जी जी जी। देखिए ये छोटी सी एक दीवार है, यहाँ मुझे आ रही है। अभी क्या लेटेस्ट जानकारी अश्विन आई है, कब तक ये टकरा सकता है? 6 से 8 बजे का मोटे तौर पर वक्त था। पहले कहा जा रहा था शाम को 3 बजे टकराएगा, फिर वो वक्त बढ़ा, अब 6 से 8। तो 6 से 8 और लोग कह रहे हैं कि कुछ रफ्तार भी धीमी है, हो सकता है कि वक्त और लगे। आपको ग्राउंड जीरो पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? ये तूफान एक्चुअली इसका लैंडफॉल कब होगा, हिट कब करेगा जमीन? देखिए डीजी जो एनडीआरएफ है उन्होंने कुछ देर पहले बातचीत में कहा था कि ये जो तूफान है वो टकराएगा देर शाम तक, और देर शाम जो है टकराने की जो उम्मीद है, वो टकराने के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और उसी बदतर स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको, कैसे यहाँ पर मुश्किल आप प्लीज कैमरामैन को भी बोलिए, क्या नाम है आपके कैमरामैन का? तो ये जो बानगी है वो साफ तौर पर यहाँ की जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हैं दीपक जी भाई। और मैं चाहता हूँ अश्विन थोड़ा और सपोर्ट ले लें। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पर लंबा नहीं बैठा जा सकता। हम लंबी बात करना चाहते हैं आपसे, अगर संभव है तो। अश्विन तो बताइए क्या लेटेस्ट जानकारी है, कब तक टकराने की संभावना है आपके हिसाब से? ये बेहतर है, ये बेहतर है। अश्विन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम कनेक्ट कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात जो भारत सरकार की तरफ से हुई वो ये है कि सही समय से एहतियात बरती गई। मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, फोन से कनेक्ट करवा रहा हूं। अश्विन फोन करिए, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको। ये जो देखिए अश्विन किस तरीके से पूरे 2-3 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह की हवा वहां चल रही है, और पानी भी जो गिर रहा है वो पानी बरस नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान पाइप से नीचे पानी छोड़ रहा है, और उतनी तेज धार अश्विन को थपेड़े के साथ बहा ले जाती है। ये भी हमने देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात शुरू से बरती गई, इसी के चलते जान और माल का कम नुकसान हुआ है। 1999 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा का मुझे याद है, जिसको मैंने उस वक्त ग्राउंड जीरो पर कवर किया था। उसमें 10,000 के आसपास लोग मारे गए थे, लेकिन अभी 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जो बहुत पास से समुद्र के। अब जो है चारों तरफ से एहतियात बरती जा रही है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए हैं। अगर आपातकालीन बिजली पानी या किसी चीज पे दिक्कत जाती है तो उनको ठीक करने के लिए भी टीमें स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है, साथ ही साथ जो है एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सरकार के कई मंत्री हैं, गुजरात सरकार के, केंद्र सरकार के, जो वहाँ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हमारे साइक्लोन मॉनिटरिंग के लगभग 1 दर्जन के आसपास सेंटर है। उन तमाम 1 दर्जन सेंटर्स पे अश्विन हम आपके तुरंत आ रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं आपको, हम कनेक्ट कर रहे हैं अश्विन आपको। ठीक है कनेक्ट, आराम से अश्विन, आराम से, कोई जल्दी नहीं हमें। आप अपनी पहले सुरक्षित रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि अपनी सलामती भी बहुत ज़रूरी है। अश्विन तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें। हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, सुपर साइक्लोन के बाद जो है उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। ये निर्णय सुपर साइक्लोन उड़ीसा के बाद लिया गया था, और उसके बाद एक एनडीएमए बनी, जिसकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है, यानी नेशनल डिजास्टर टास्क फोर्स जो है, रिलीफ फोर्स जो है वो एनडीआरएफ है, और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है वो एसडीआरएफ है। इसकी भी 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें तैनात की गई हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों में, कि कहीं रिलीफ या रिहेबिलिटेशन करना पड़ा है तो उसके लिए इन टीमों का इस्तेमाल किया जा सके। इससे पहले भी कई साइक्लोन आए हैं। ये तो कुदरती मार है जिसको हम समय समय पर झेलना पड़ता है, लेकिन कल मेरे
मेरे एक प्रोड्यूसर है सुबोध जी, मुझे बता रहे थे, हमारे सीनियर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि पहाड़ दिखते बड़े खूबसूरत है, समुद्र दिखता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जब रौद्र रूप होता है ना तो आदमी की जान कैसे सांसद में आती है। आज आपको इसकी बानगी साफ साफ महसूस हो गई होगी जब आप हमारे रिपोर्टर्स को लाइव इस सिचुएशन में देख रहे हैं जहां पानी बरस नहीं रहा, पानी भगवान पाइप से छोड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, उसके थपेड़े जो है पड़ते हैं पूरी तरह से। अश्विनी की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तूफानी हवा चल रही है और मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है यहाँ से लगातार ये हवाएं इस तरफ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के पीछे ये है कि लोग घरों से अपने बाहर न निकले। और मैं आपको एक तस्वीर यहाँ दिखाता हूँ, ऊपर देखिए कैसे एक पेड़ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है, ये पेड़ किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। आधा लटका हुआ है, तूफानी हवाओं की वजह से ये पेड़ आधा टूटकर लटका हुआ है। और आपको बता दें कि जैसे ही अगर ये पेड़ टूटता है तो नीचे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसफार्मर है वो उसकी जद में आएगा और बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त जी न्यूज देख रही हो, एनडीआरएफ के कोई अधिकारी जी न्यूज देख रहे हो, तो लॉर्ड्स होटल है, मैं आपको तस्वीर दिखा दें, इस लॉर्ड्स होटल के पास मौजूद है ये पेड़ जो टूटने की कगार पर है। और ये पेड़ अगर टूटता है तो अब देखिए ये वायर जो गए हुए हैं, जो केबल गया हुआ है, ये पूरी तरह से इसकी जद में आएगा और बिजली सप्लाई पूरी तरह से कम होगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो यहीं पर मौजूद है और ट्रांसफार्मर का रेलिंग वो काफी देर से देखिए वो तो अश्विन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे अभी तक, लेकिन फोन कट गया है। लगातार हमारा जो असाइनमेंट डेस्क है वो अश्विन को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहा है। जैसे ही संपर्क होगा अश्विन के बाद हम फिर चलेंगे। लाइव एक्शन वहां से दिखाई दे रहा है द्वारका से। द्वारका वही इलाका है जिसके नजदीक जो है जखाऊ में ये जो लैंडफॉल होना है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का। बिपरजॉय का मतलब होता है गलत अशुभ संकेत। यही है क्योंकि जब इस तरह की महाप्रलय आती है, तूफान आता है, तो फिर जो है वो विनाशकारी होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो तीव्रता के साथ आए, और जो तीव्रता अभी बताई जा रही है 160 से 165 किलोमीटर के आसपास, ये तीव्रता गंभीर वाले साइक्लोन्स के अंदर मानी जाती है। इसीलिए देखिए अश्विन अपने आप को बचा के खड़े हुए हैं। हवा का वेग आप देख रहे हैं, साथ ही साथ पानी जो गिर रहा है उसका भी करंट आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नल से ऊपर से कोई पानी छोड़ रहा हो। दरअसल जब बादल फटते ना तब इस तरह से एक साथ बहुत सारा पानी नीचे गिरता है। कमोबेश वही हालत यहाँ पर द्वारका में अभी अश्विन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अश्विन के पास एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, पूर्व डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, और साथ ही साथ पी के मिश्रा, पूर्व अधिकारिक है एनडीआरएफ के। इन्होंने ही फर्स्ट एनडीआरएफ बटालियन ऑफ गुवाहाटी की अगुवाई की थी। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना आपसे चाहूंगा कि जब तूफान टकराता है तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से होता है और क्या क्या एहतियात बरती जानी चाहिए। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हो और अभी लैंडफॉल हुआ नहीं है उसके आसपास है, हम कुछ घंटे इधर उधर। आप हमें पूछ रहे हैं? जी जी मिश्रा जी। मैं दीपक जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं अभी द्वारका का देख रहा था। अभी जो है सिचुएशन द्वारका का और पर्टिकुलरली मांडवी और जखाऊ का सिचुएशन बहुत खराब है। वहां पर बारिश बहुत जोरदार चल रहा है और विंड स्पीड भी 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। और ये जो है बिपरजॉय जो है ये तकरीबन 2 घंटे के बाद ये लैंडफॉल करेगा। लेकिन इस टाइम पर जब वो लैंडफॉल करेगा तब उसका स्पीड जो है डेफिनेटली 120 से 145 के बीच में रहेगा। और उस टाइम पे जो है जो हवा का रुख इतना तेज होगा कि समुद्र जो है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। आप अभी देखिए वहाँ पर मांडवी का पोजीशन जो है बहुत खतरनाक हो चुका है। मांडवी में जो पोर्ट था वो बिल्कुल शिप यार्ड खाली कर दिया गया है और जखोई का जो पोर्ट था वो भी तमाम बंद कर दिया गया है। वहाँ पर सड़कों के ऊपर पानी आ चुका है। और बहुत अच्छा रहा कि इस बार जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन
जो हम पहले से जो हमने अगुवाई काम किए हैं उसमें पर्टिकुलरली कच्छ एरिया में मांडवी से लेके जखाऊ तक जितने गांव था 10 किलोमीटर तक 34,000 लोगों को शिफ्ट करके सेफ लोकेशन को ले लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इस एरिया में जब लैंडफॉल करेगा इस बार जान माल का मवेशी का क्षति नहीं होगा, क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ सब वहां पर तैनात हैं। और पर्टिकुलरली लोगों को जो लोकल पॉपुलेशन है उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है समुद्र के पास न जाए और अपना घर में रहे और बाहर में बच्चों को न छोड़े और कहीं भी कोई भी समुद्र के तट पर न जाए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। ठीक है मिश्रा जी, मैं सीधे अश्विन के पास चलता हूँ। मेरे सहयोगी अश्विन एक बार फिर जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या लेटेस्ट? जी बिल्कुल, देखिए जो तूफानी हवा चल रही है वो जस की तस बनी हुई है, या यूं कहें कि और भी तेज रफ्तार जो तूफानी हवाओं ने पकड़ लिया है। और यही कारण है कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पर होटल के जो कांच है वो खोल दिए गए हैं। तो कुछ देर पहले बहुत तेज आवाज से दरवाजा जो है वो बहुत जोर से बैंग हुआ, यानी टूट सकता है। यही वजह है कि होटल का दरवाजा खोला गया। और जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था, सनी पेड़ को दिखाइए। जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था वो आप देखिए कि काफी हद तक जो टूटा था वो और भी टूटते हुए नीचे की तरफ लटक रहा है। सनी, आप इस जद में मत आइएगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप पीछे से ही तस्वीर दिखाते रहिए, क्योंकि इस जद में आना मुश्किल हो सकता है। देखिए पेड़ के ठीक नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो ट्रांसफार्मर है वो ठीक उसके ऊपर पेड़ के हिस्से अब लटकने शुरू हो गए हैं। इससे किसी भी वक्त ये पेड़ जो है गिरेगा और हादसा हो सकता है। देखिए एक भाई साहब है जो एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर खड़े हैं। आप अंदर जाइए, मत खड़े रहिए, पेड़ का ये टूटेगा तो लग जाएगा। अंदर जाइए, ठीक है। एक भाई साहब थे जो यहाँ पे पेड़ जहाँ लटका हुआ था वहाँ खड़े थे। मुश्किल हो जाती है अगर वो वहाँ खड़े रहते, चोटिल हो सकते थे। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। और आप देखिए अब तो बारिश हो रही थी, बारिश तो थम गई है, लेकिन हवाओं की जो तीव्रता है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसमें जब बारिश आती है तो ज़्यादा मुश्किलें पैदा होनी शुरू होती हैं। और ये देखिए, ये जो मैं आपको रेलिंग दिखा रहा था वो सिर्फ छोटा सा जो हिस्सा है वो लटका हुआ है। इस तरह से तेज हवाएं चल रही है, किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। और आपको बता दूं दीपक जी, ये जो रेलिंग है ये लोखंड की है। अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से उस तरफ रहने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो चोटिल हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों के आने की, ताकि से पहले उसे वहाँ से निकाला जा सके। ये देखिए, ये तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं इसका एक हिस्सा टूट गया है। और देखिए अभी तेज हवा, देखिए ये किसी वक्त टूट सकता है दरवाजे का हिस्सा। इस तरह से तेज हवाएं चल रही है, एक हिस्सा टूट गया है, दूसरा किसी भी वक्त टूट सकता है। इस तरह से हवा की रफ्तार है वो बढ़ रही है और इसका जो नतीजा है वो इस देखिए रेलिंग अब आखिरी हिस्से पर है। रेलिंग देखिए ऊपर की तरफ उठ गया है। ये लोखंड की रेलिंग है जो ऊपर की तरफ उठ गई है। ऊपर की तरफ आप अंदर जाइए, अंदर जाइए। देखिए लोग घर के अंदर से देख रहे थे, अगर ये रेलिंग टूटता है या फिर ये दरवाजा जो यहाँ पे लटका हुआ है अगर ये टूटेगा तो उनके घर तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अंदर जाइए। देखिए मुश्किल हो सकती है। इस तरफ आइए, आप आराम से और उस तरफ खड़े रहिए। आइए इधर आइए, वहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए। दीपक जी, अश्विन, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जी देखिए ये पेड़ आप देखिए अब और नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर ये पेड़ टूटता है तो रस्सी जो यहाँ पर लगी है और जो वायर गया हुआ है ये टूटेगा, बिजली की सप्लाई ठप हो जाएगी। तो
बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में अश्विन, जरूरत है आप भी एक यहाँ पर सुरक्षित जगह बैठ जाइए। या- आपके कैमरामैन से जो सुबह से ये सब शूट कर रहे हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा मैं समझ सकता हूँ। आप दोनों एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए, आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि 40 मिनट आपको खड़े खड़े हो गए। आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए और कंफर्टेबल जगह से हमको शॉर्ट्स दिखाते रहिए और आप अपनी कमेंट्री करते रहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके कैमरामैन का नाम क्या है। मैं उनको भी एक बार तस्वीर दिखाता हूँ आपको। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये पूछूंगा, आप अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ले, उसके बाद मुझे बताइएगा, साथ हमारे रक्षा कवच है जहाँ पर हम अब साइक्लोन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये भी बताइएगा अश्विन। आपका सवाल दोहराइएगा दीपक जी। कि अब हम साइक्लोन की बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे यहाँ 7 जगह पर साइक्लोन की मॉनिटरिंग होती है और 7 जगहों पर कंटिन्यूसली हर सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही है और हम समझ सकते हैं क्या इम्पैक्ट है, कितनी दूर है, कैसे होगा। 1999 में तो ऐसा नहीं था ना, लेकिन इन मॉनिटरिंग सिस्टम के लग जाने से कितना फर्क पड़ा है ये समझना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, सनी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, एक चीज जो दीपक जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि यहाँ पर साइक्लोन आने से पहले जो हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले से ही पूरी जानकारी मिलने के कारण जो तैयारियां हैं वो करने में काफी आसानी हुई है। लगातार एनडीआरएफ की टीम कहाँ डिप्लॉय करनी है, कहाँ ये साइक्लोन हिट करने की संभावना है, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किन जिलों में होगा, कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, ये सब कुछ जो है तमाम जो यंत्रणा है उसकी वजह से जो है मुमकिन हो पाता है जानने में और उसकी तैयारियां हो जाती हैं ताकि आप पहले से ये प्रिपेयर रहो कि कैसे इससे निपटना है। और यही कारण है कि यहाँ पर तैयारी लगातार पिछले 4-5 दिनों से चल रही थी और नतीजा ये है कि तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है और जो स्थिति है वो पूरी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो या फिर एनडीआरएफ, सारी जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इस पूरी जो है तूफान के दौरान आम जनता की सेवा में मौजूद हैं, लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेट की जो रिस्पांस टीम है एसडीआरएफ वो लगातार मैदान में डटी हुई है, लोकल पुलिस मैदान में डटी हुई है ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों को किसी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान दिया जाए। और इसी के साथ साथ रेलवे की जो तैयारी है वो हमने देखी कि कैसे 70 ट्रेनों को रद्द किया गया। 70 ट्रेनें का रद्द करना अपने आप में बड़ी संख्या है दीपक जी, और ये 70 ट्रेनें रद्द होने के कारण जो एक तरह से जो सैलानी यहाँ आने वाले थे वो नहीं पहुंचे और नतीजा ये है कि सैलानियों के नहीं आने से 2 चीजें हैं, एक तो उनको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जो यहाँ पर एजेंसियां जरूरी सुविधाओं के लिए तैनात की गई हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा बर्डन उन पर नहीं आएगा लोगों को संभालने का। और यही कारण है कि पहले से तैयारी जो है कर ली गई है, ट्रेनों को रद्द किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर में जो दर्शन का कार्यक्रम है, जो दर्शन लगातार हो रहा है उस पर कोई रुकावट नहीं हुई है। देखिए हवा काफी एक बार फिर से काफी तेज हो गई है और ये जो रेलिंग में सनी रेलिंग दिखाइए, सनी रेलिंग दिखाइए, रेलिंग, हाँ रेलिंग देखिए कैसे उसका हिस्सा, अब रेलिंग का जो हिस्सा है वो काफी हद तक निकल रहा है, ऊपर से जो पेड़ है वो रेलिंग पर किसी भी वक्त गिर सकता है। और यही बात हम लगातार मीडिया, अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, द्वारका जिला प्रशासन, सरकार की तरफ से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पर जल्दी उन्हें टीम भेजनी चाहिए ताकि कोई हादसा होने से पहले उसे रोका जा सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फिर कोई दूसरी एजेंसी यहाँ पहुँचती है, फायर विभाग की टीम अगर यहाँ पहुँचती है, कॉर्पोरेशन के लोग अगर यहाँ पहुँचते हैं तो किसी भी नुकसान से, किसी भी हादसे से जो है इस इलाके को बचाया जा सकता है। यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगा है उसको नुकसान होने से बचाया जा सकता है, जो केबल्स गए हुए हैं उसके नुकसान होने से बचाया जा सकता है, जो घर यहाँ पर पेड़ों की जड़ में है अगर पेड़ टूट के उड़ता है तो वो घर का नुकसान होगा, उससे उसके नुकसान को भी बचाया जा सकता है। जी अश्विन, मैं सबसे पहले सनी
पासवान आपके कैमरामैन हैं, मैं उनको मतलब बधाई देना चाहूँगा कि इतनी चैलेंजिंग परिस्थिति में सनी पासवान आपके कैमरामैन और अश्विन आप खुद काम कर रहे हैं, आप काबिल तारीफ़ है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना पूरा ख्याल रखें आप दोनों। देखें आप लगातार भीग रहे हैं, सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ। ख्याल रखें, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें और ये भी देखें कि सनी भी पूरी तरह से सुरक्षित है, आप भी पूरी तरह से सुरक्षित है। आपने खुद ने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये आपको भी अपनाना होगा क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हमें सजग और सावधान और सतर्क रहना है। मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा, जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उनमें बड़ी संख्या मछुआरों की होती है और ये जो इलाका है द्वारकाधीश, इसके आसपास बहुत अच्छी मछलियाँ होती हैं, हर तरह की मछलियाँ होती है। तो मछुआरों को कैसे रोका गया, वो तो समुद्र के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी नावों को कैसे बचाया जा रहा है इस भीषण साइक्लोन से? क्योंकि मैंने एक बार साइक्लोन के बाद देखा था, एक हाईवे पर एक नाव आके खड़ी हुई थी, पानी वहाँ तक आया हाईवे तक, नाव को छोड़ के वापस चला गया। अश्विन, मेरा सवाल सुनाई पड़ा आपको? सवाल दोहराइएगा दीपक जी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मछुआरों के लिए सब कुछ उनकी नाव होती है और ये इलाका बड़ा फर्टाइल है, मछलियाँ पकड़ने के लिए भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, मछुआरों की बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी यहाँ पर, तो उनकी नावों को संभालने के लिए क्या किया प्रशासन ने, कैसे उनकी नावों को बचाया जा रहा है? जी देखिए, जैसा आपने पहले कहा कि 1999 में वो इस तरह की स्थिति मतलब यंत्रणा नहीं थी जिससे पता लगाया जा सके कि किस तरह से तमाम जो प्रिकॉशन लेनी है, लेकिन अब चूंकि हाई टेक्नोलॉजी है, ऐसे में जब ये तूफान आने की जो है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई, उसके तुरंत बाद मछुआरों को समंदर में जाने से पूरी मनाही कर दी गई। सारे मछुआरों को समंदर के किनारे बोट लगाने के लिए कहा गया। जो मच्छी मार इलाका होता है वहाँ पे उन्होंने अपनी बोटें लगा दी हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से लगातार ये निगरानी रखी जा रही है कि कोई मछुआरा अगर रफ सी में है तो उसे तुरंत जो है रोका जाए। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि पहले से ही सारी जो प्रिकॉशंस ली जा चुकी थी, सारे स्थिति को संभालने की जो कोशिश है पहले से की जा रही थी। ऐसे में मछुआरों को लेकर जिस तरह से बाकी तैयारियां की गई उसी तरह से मछुआरों को लेकर भी तैयारी की गई थी और लिहाजा कोई भी मछुआरा ऐसा नहीं है जो इस वक्त रफ सी में हो। किसी भी मछुआरे की ऐसी बोट नहीं है जो रफ सी में हो और उसको नुकसान पहुंचे। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मैंने तस्वीरें देखी पिछले 2 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर से लोगों को, जो बड़े ऑयल के फील्ड्स होते हैं जो डीप समुद्र के अंदर होते हैं, जो गहरे समुद्र के अंदर होते हैं जहाँ पर तेल निकाला जाता है, वहाँ पे कुछ कर्मचारी होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से बचाया गया। तो ये कर्मचारी वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं जिनको हमने हेलीकॉप्टर से बचते हुए देखा? ये डीप सी एक्सप्लोरेशन इसे कहा जाता है, जहाँ पर समुद्र से तेल निकाला जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि जब ताउते तूफान आया था उस वक्त जो बार्ज था ऑयल फील्ड पे वो मौजूद थे और वहाँ पर निगरानी पूरी नहीं रखी गई। चेतावनी देने के बाद भी बार्ज पे मौजूद लोग वहाँ से हटे नहीं, उन्हें जो है खामियाजा भुगतना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि बहुत लोगों की जान गई। इसी वजह से इस बार पूरा ख्याल रखा गया है कि अगर कोई ऑयल फील्ड पर है, कोई बार्ज पर मौजूद है तो उसे वहाँ से तुरंत रफ सी होने से पहले ही निकाल लिया गया। और जो तस्वीरें भी सामने आई कोस्ट गार्ड और की तरफ से, उसमें रफ सी होने से पहले ही उन्हें निकालते हुए तस्वीरें आई, क्योंकि एक बार रफ सी हो गया और बार्ज आपका अगर बार्ज का कनेक्शन टूटता है तो बार्ज कहीं भी फ्लोट होके जा सकता है। जैसा कि हमने मुंबई में देखा था कि बार्ज फ्लोट होके चला गया और उसमें जो लोग थे उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ तो ऐसे थे जो 48 घंटे से ज़्यादा वक्त तक समंदर में तैरते रहे, उनकी आंखें पूरी खून जैसी लाल हो चुकी थी क्योंकि हमने उस वक्त कवर किया था। तो कुछ लोगों को जब वो बचकर उन्हें कोस्ट गार्ड ने बाहर निकाला तो ऐसे कई लोग थे जिन्हें होश भी नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। चेहरे पर बहुत ज़्यादा घाव के निशान थे क्योंकि खारा पानी और लगातार जो लहरों के जो थपेड़े थे वो उनको लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो जिनकी जान जो है चली गई। ये स्थिति ना हो इसके लिए लगातार कोस्ट गार्ड से जो प्रशासन संपर्क में रहा, जिला प्रशासन, ताकि जो मछुआरे हैं, जो ऑयल फील्ड पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें सुरक्षित जो है लाया जा सके। एक बार फिर से मैं दीपक की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए वो रेलिंग जो है वो किसी भी वक्त निकल सकती है। जिस तरह से उसका एक एक हिस्सा
टूट रहा है, एक एक हिस्सा टूटते हुए ये रेलिंग आगे की तरफ लटक रही है। ऐसे में कभी भी ये रेलिंग जो है वो टूट सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा अभी कुछ देर पहले घर में मौजूद कुछ लोग बाहर की तरफ झांक रहे थे, तो हमने उन्हें बोला कि भाई आप अंदर चले जाइए, चूँकि अगर ये रेलिंग टूटती है तो उसकी जद में इस हिस्से में जो भी आएगा उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। क्योंकि सोचिए 125 से 130-135 की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, और जब ये हवाएं ये जब इस रेलिंग को खींच के लेके जाएगी और उसके जद में जो आएगा उसे बहुत ज़्यादा तेज हवाओं की रफ्तार से आ रही रेलिंग से चोट लगेगा, जो बेहद ही खतरनाक होगा। और जैसा हम लगातार इस पेड़ को दिखा रहे हैं, इस पेड़ के हिस्से को देखिए कैसे लटकता जा रहा है और इससे कितना डैमेज हो सकता है, ये जो है कहना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इससे ज़्यादा नुकसान होगा। और यही वजह है कि हम प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि अगर वो जी न्यूज़ इस वक्त देख रहे हों तो वो तत्काल यहाँ पहुँचें और इस लटक रहे टूटे हुए पेड़ को तत्काल इसे हटाया जाए, ताकि ये किसी का घर, किसी का जो है बिजली का तार, ट्रांसफार्मर को डैमेज ना करे। जी ठीक है अश्विन, आप थोड़ी देर सांस लीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के पास। तस्वीरें आपकी, आप जो दिखा रहे हैं आपके कैमरे के आउटपुट की लगातार चलती रहेंगी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पूर्व डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। जब इस तरह की सुपर साइक्लोनिक सिचुएशन होती है सत्येंद्र कुमार जी, तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या क्या डूज होते हैं और क्या क्या डोंट्स होते हैं एक आम आदमी के लिए और प्रशासन के लिए। देखिए, इसमें बेसिकली जो साइक्लोन है उसमें 3 तरह की चीज़ें जो क्षति करती हैं। सबसे पहले तो विंड की स्पीड जो है वो क्षति करती है। दूसरा जो इसमें क्षति करती है, नुकसान पहुंचाती है, वो होता है रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होती है। थर्ड होता है स्टॉर्म सर्ज, जो लहरें जो उठती हैं 2-3 मीटर की, उससे क्या नुकसान होता है और किस तरह का नुकसान होता है। जो डूज एंड डोंट्स हैं बेसिकली यही हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। बेसिकली जैसा आपने ही बताया कि 1999 में जो साइक्लोन था उसकी तुलना में यदि आप देखें तो अभी बहुत ही नगण्य नुकसान हुआ, और इसका मुख्य कारण ये है कि हमने प्रिवेंशन की तरफ जोर दिया है, हमने प्रिपेयर्डनेस की तरफ जोर दिया, हमने मिटिगेशन की तरफ जोर दिया और हमने रिस्पॉन्स पे भी जोर दिया है। और अभी इसके बाद में जो होगा वो होगा रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। तो ये जो 5-6 स्टेजेस जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, इन्हीं सभी चीज़ों में एक महारत हासिल की है, एक एक्सपर्टाइजेशन हासिल किया हमारे मुल्क ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो कोऑर्डिनेशन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। डूज एंड डोंट्स की जहाँ तक बात है कि एक तो साइक्लोन में जो हम NDRF ने इवैक्यूएशंस किया, ऐसी जगह पे नहीं जाना है। इसके पश्चात भी जब ये साइक्लोन चला जाएगा इसके पश्चात भी हमको सावधानियाँ बरतनी है। अपने जो मकान हैं चूँकि कमज़ोर हो चुके हों, मकानों के अंदर एकदम दाखिला नहीं करना है। उसमें हो सकता है कई बार जानवर भी चले जाते हैं, सांप वगैरह या इस तरह के जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, उनसे भी बचाव करना है। इलेक्ट्रिसिटी का भी देखना है। फिर पेड़ जो हैं जो कि वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, खंभे कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पास नहीं जाना है, पेड़ के पास भी नहीं खड़ा होना है। मकान जो कि कमज़ोर हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। और साथ साथ इस आपदा के पश्चात चूँकि पानी का काफ़ी कंटेमिनेशन हो जाता है, नमकीन पानी है या गलत पानी है वो भी अंदर चला जाता है, खाने पीने की जो चीज़ें उनके ऊपर भी खास तवज्जो देने की आवश्यकता है। और बीमारी, तरह तरह की बीमारियां भी इस तरह की हो सकती हैं, हैजा है और उस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उसका भी प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, जो कि स्वास्थ्य विभाग उसमें काफ़ी काम कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और समझना चाहूँगा मैं डॉक्टर मिश्रा से, पीके मिश्रा जी से। पीके मिश्रा जी, आप तो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने NDRF के अंदर काम किया एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर के तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कैसे हमने 1999 के वो हालात जब हमने 10,000 अपने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को गंवाया था, बच्चों को, मवेशियों की तो आदत पता नहीं कितनी थी, उसके बाद कैसे हमने 1999 से लेकर 2023 तक अब इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के तूफान को ये कहना शुरू कर दिया कि आप तूफान है तो हम भी चट्टान हैं। बिल्कुल, मैं आप जो 1999 का बात कर बोल रहे हैं वो मैंने भी देखा था, और उड़ीसा में फाइनेंस भी मैंने देखा है 2013 में। और तब जो सिचुएशन था, तब हमारे पास उस टाइम पे NDRF नहीं बना था, NDA में नहीं बना था, उस टाइम पर बात बोल रहा हूँ। और तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना पुलिस और अब या तो आर्मी या रिक्वेस्ट कर जो पर CRPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्स इनको डिप्लॉय कर देते थे। उससे
हम मदद लेते थे, एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता था। लेकिन इसके बाद जब एनडीएमए स्थापन किया गया और एनडीआरएफ बटालियन बनाया गया है, तो इसमें जो है इस टाइप का सिचुएशन को निपटाने के लिए नॉट ओनली फ्लड्स, ये जो जिस तरह के विपर्यय का जो तूफान आता है और उसके कोई भी कैलामिटी होता है, नेचुरल कैलामिटी होता है, उसको फेस करने के लिए ये पूरे बटालियन तैनात है। और उसके साथ साथ डिफेंस फोर्सेस को भी इनके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, स्थल, जल और इसमें वायु में, तीनों में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और उसमें आप देखिए अभी जो सिचुएशन है, इसको देख करके पता लगता है कि मेरे को पूरा पता है कि ये लैंडफॉल होने के बाद भी कोई जान माल का नुकसान इस बार नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रबंध लिया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस, जिस तरीके से वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और लोगों को जो वहाँ से कच्छ से शिफ्ट किया गया है और तट में जितने गांव थे उनको खाली किया गया है और जितना प्रिकॉशंस दिया गया है, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ हजार्ड के बारे में, खाने का पैकेट देने के लिए हर एक चीज़ का बंदोबस्त किया गया है और अप टू द लोएस्ट लेवल तक। तो इसमें जो है इवन पॉपुलेशन सपोर्ट भी लिया गया है, ना सिर्फ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उसमें मदद करेंगे, लोकल पीपल भी काफ़ी हैं जो कि मदद के लिए आए हैं और उनको बहुत पहले से उनको बता दिया गया है क्या क्या थ्रेट हो सकता है। जो मछुआरे थे तट में जो रहते थे, पर्टिकुलरली मांडवी में थे और वहाँ पर जखौ में थे, पोरबंदर में थे, जामनगर में थे, ओखा में थे, सबको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है बहुत पहले से और शेल्टर होम्स बना गया है, उसमें रहने का, उसमें खाने के लिए, उसके लिए बिजली का सब प्रबंध किया गया है। तो इसमें बहुत उसमें फ़र्क आया हुआ है। आप देखेंगे जो चीज़ उड़ीसा में नवीन पटनायक और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके फाइलिन को कंट्रोल कर लिया, जो 270 किलोमीटर पर आवर वहाँ का विंड स्पीड था, उसमें यूएसए भी अच्छा काम नहीं कर सकता जिस तरीके से हमारा कंट्री कर सकता है। और हमें उम्मीद है ये जो है विपर्यय जब लैंडफॉल करेगा, अभी 2 घंटे के बाद लैंडफॉल करने वाला है जखौ में और मांडवी के बीच में, लेकिन इसमें ज़्यादा खेती नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हम तैयार हैं। और उसमें जो है एनडीआरएफ, एनडीएमए, एसडीआरएफ और हमारा डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है और कोऑर्डिनेशन बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सब मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें ये देखने लायक है कि इस बार गुजरात में ये लैंडफॉल कभी भी किसी को भयभीत नहीं कर सकता है। ये कंट्री और ये स्टेट तैयार है इसको झेलने के लिए और इसको सेव करने के लिए। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, हमारी तैयारी को कितना आंकते हैं? 10 में से आप कितने नंबर देंगे? हमने जिस तरह की तैयारी पिछले 1 हफ्ते के दौरान इस सिचुएशन से निपटने के लिए की है। मैं तो इसमें 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा और वाकई काबिल तारीफ़ है। जैसे मिश्रा साहब ने बताया कि सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन, उन सभी पे तैयारी, पूरी तरह से तैयारी, और 10 में से 10 अंक देना चाहूँगा। और दूसरा जो एक चीज़ मिश्रा जी ने नहीं बताई वो है हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम। वो कितना एफिशिएंट है, हमने एक चीज़ को उसको ट्रैक कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए नेचर है, नेचर को पूरी तरह से समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही हमने उसको ट्रैकिंग किया है, किस समय लैंडफॉल करेगा। 2-4 घंटे का फ़र्क पड़ा है, बट इवन देन इट इज़ रियली एप्रीसिएबल, हाईली एप्रीसिएबल कि भाई इस चीज़ को हमने सही और सही समय पे, क्योंकि समय जो है अर्ली वार्निंग का या फोरकास्ट का जो समय है, जो कि 72 आवर्स पहले हम लोग उसको ट्रैक करते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। फिर उसके तरह के इंडिकेशंस होते हैं, येलो, रेड, ये ऑल इंडिकेशंस हैं, ये सही समय पे दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी हमको समय देता है कि हम उसको कैसे प्रिपेयरनेस करें, कैसे इवैक्यूएशन करें, क्या क्या तैयारियाँ की जाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वाकई काफ़ी हद तक की गई हैं।
ठीक है, आपने कहा आप 10 में से 10 नंबर देंगे। मैं जनता पर छोड़ता हूं कि वो कितने नंबर देती है इस प्रिपेयर्डनेस को, इस सिचुएशन को। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करने के अनुभव के आधार पर कि भारत ने एक सी चेंज आया है, पिछले 20-25 सालों के अंदर एक सी चेंज आया है। जिस तरह के नेचुरल डिजास्टर हमारे यहाँ होते रहे और होंगे, उनको संभालने में हमारी जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत हद तक बेहतर हुई है। जो कोऑर्डिनेशन का काम है, जो मैनेजमेंट का काम है, और सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसका भरपूर इस्तेमाल। इस बार ऐसा लगा है कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम जो साइक्लोन को लेकर है उसका भरपूर इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया गया है, जिससे न केवल लोगों की जान बची है बल्कि करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो जाता था, सामान टूट जाते थे, घर टूट जाते थे, गांव के गांव जो है उजड़ जाते थे, उन तमाम सिचुएशन से बेहतर तरीके से निपटा जा रहा है। और कम से कम जान का नुकसान तो इसमें कम से कम होगा। आप देख सकते हैं हमारे दूसरे रिपोर्टर अंकुर त्यागी हमें दिखाई दे रहे हैं। अंकुर भी इसी तरह से कर रहे थे। ये देखिए किस तरह से, आप देखिए टीन के शेड जो है वो उड़ रहे हैं। अब जो सिचुएशन है उसमें भारत इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह न केवल तैयार है बल्कि उसके पास एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता था। 1999 में मुझे याद है अटल जी ने आदेश दिया था, ये देखा जाए कि किस मंत्रालय के अंदर आता है इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत था। क्योंकि प्राकृतिक आपदा आती थी, उससे किसानों को नुकसान होता था, तो मुआवजा देने की प्रक्रिया, यानी ऐसे आपदाओं से निपटने के लिए कोई तंत्र हमारे पास विकसित नहीं था। लेकिन उन्होंने विकसित किया, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, पूरी की पूरी एनडीए में। मैं जहाँ रहता हूँ सफदरजंग, उसी में उसका पूरा हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। उसी के साथ बनी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फिर एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये देखिए, ये तूफान का पूरा कालचक्र आप देख रहे हैं। कौन सा तूफान कितने दिन रहा? 9 दिन हो चुके हैं बिपरजॉय के, और अभी 4-5 दिन उसके और रहने की संभावना है। तो लेवल इसका बड़ा खतरनाक था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक काफी कुछ नुकसान हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार हमारी तैयारी के चलते जान और माल का नुकसान फिलहाल बेहद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो दुआ यही करता हूं, मैं तो प्रे भगवान से यही करता हूं कि जान और माल का कोई नुकसान ना हो। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन अंततः इंसान को चट्टान की तरह खड़े होना होता है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद देखिए देशित मल्लिका के साथ।